Hi there. Today's topic is suspension. So, suspension is a non homogeneous system like those obtained by Group C in Activity 2.2, in which solids are disposed in liquid, are called suspension. मीन्स टू स्कैटर, फैल जाना. ठीक है, तो सस्पेंशन क्या है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम है. नॉन होमोजीनियस मतलब कि यहाँ पर एक से ज़्यादा पार्टिकल्स होने वाले जो एक जैसे नहीं होंगे. ठीक है ना, जैसे कि हमने बोला था लाइम जूस और लेमन जूस एंड वाटर आर होमोजीनियस. ठीक है, अगर लाइम के साथ भी अगर हम सॉल्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा? हेट्रोजीनियस. ठीक है, अलग अलग. Like those obtained by Group C in Activity 2.2, in which solids are disposed in liquid. ठीक है, तो सस्पेंशन में क्या होता है कि जितने भी हमारे सॉलिड्स हैं ना वो लिक्विड में क्या होते हैं? फैल जाते हैं. मतलब वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं बट स्कैटर हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. तो सस्पेंशन में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, उनमें वेराइटीज़ होती हैं. ठीक है, तभी उसको हेट्रोजीनियस बोला है. दूसरा क्या होता है कि उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है, सॉल्यूट मीन्स जो हम लेसर अमाउंट पे डालते हैं, वो क्या करता है? वो डिज़ोल्व नहीं होता है बट वो सस्पेंडेड रहता है थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. वो ऐसे लगता है कि पानी में डिज़ोल्व हो गया है बट होता नहीं है. क्यों नहीं होता? बिकॉज वो एक्सेस क्वांटिटी में होते हैं. एंड मोर ओवर हम इन्हें नेकेड आई से भी देख सकते हैं. अच्छा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सस्पेंशन का, अगर हम सैंड एंड वाटर को डिज़ोल्व कर दें तो क्या होता है? कभी कभार जो हमारा वाटर का जो कलर होता है वही चेंज हो जाता है. तो ऐसा लगता है कि सैंड के कुछ पार्टिकल्स वाटर में डिज़ोल्व हो गए हैं, पर ऐसा नहीं होता. एंड वो क्या है सबसे अच्छी एग्जाम्पल? सस्पेंशन की. Now, properties of suspension. It's a heterogeneous mixture. First, learn about the meaning of heterogeneous. Think different. हम इसे फ्रैक्शंस में बोल सकते हैं. फ्रैक्शन मीन्स डिवीजन. ठीक है, यहाँ हमें क्या मीनिंग बताया गया? डिवोर्स इन करेक्टर और कंटेंट. कंटेंट हम यही देखते हैं ना कि हमारे सोल्यूशन में किस तरह के पार्टिकल्स हैं. अगर हम होमोजीनियस बोलते हैं तो हमारे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड रहने वाले हैं. बट यहाँ हम सस्पेंशन में क्या देखने वाले हैं? या तो वो लिक्विड भी हो सकते हैं एंड सॉलिड भी हो सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर हमें वैरायटी चाहिए. हमारे जितने भी पार्टिकल्स हैं, हमें हमारे पार्टिकल्स एक जैसे नहीं चाहिए. यहाँ पर हम उन पार्टिकल्स को नेकेड आई से देख सकते हैं, जैसे कि वाटर एंड सैंड. ठीक है, एंड ये क्या करते हैं? ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये स्कैटर हो जाते हैं. स्कैटर मतलब फैल जाते हैं इधर उधर पानी में. ठीक है, एंड द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन द सस्पेंशन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. ठीक है, जब हम हमने पानी में सैंड डाली तो वो सैंड जब हमने उसमें पानी में पोर की तो एक प्रेशर के साथ सैंड नीचे जाती है ना. ठीक है, जितने टाइम के लिए वो सैंड नीचे जाती है तो वहाँ पर वो क्या होती है? स्कैटर होती है. या जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने वो सैंड एंड वाटर को थोड़ा सा पुश दिया, डिज़ोल्व किया स्पून के साथ में, तो क्या होगा? जितनी देर तक उसमें वो डिज़ोल्व का वो काइनेटिक फोर्स रहेगा, वो फोर्स रहेगा जो हमने उसको घोला है या घुमाया है, उतनी देर तक तो जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो वाटर में प्रेजेंट रहेंगे स्कैटर्ड वेराइटीज़ में. ठीक है ना, मतलब कि पानी में जो हमारी सैंड है वो फैली हुई होगी, मतलब पूरी जगह पर प्रेजेंट होगी पानी में. बट जैसे जैसे ये हमारा काइनेटिक फोर्स कम होता जाता है तो ये सैंड क्या होती है? ये नीचे सेटल हो जाती है बेस पर. ठीक है, तो यहाँ हमने सैंड को क्या बोला है? सॉल्यूट पार्टिकल. तो जितने भी हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे जो हमारा सॉल्वेंट है उसके बेस पर सेटल डाउन हो जाते हैं जब सस्पेंशन धीरे धीरे रह जाता है अनडिस्टर्ब्ड. ठीक है, अब कोलाइड सोल्यूशन क्या होता है? लेट्स लर्न अबाउट दिस. द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड कोलाइड और colloidal solution. The particles of colloid are uniformly spread. हमें इसके ऊपर कभी ना कभी थोड़ा ऑयल फील होता है. ठीक है, सो ऑयल एंड वाटर या ऑयल एंड लिक्विड, दे आर हैविंग लिक्विड नेचर बट देयर एक्शन इज़ नॉट सेम. ठीक है, तो इसलिए मिल्क को हम कोलेडियल स्टेट में रखेंगे.
Because of the small size of colloidal particles, we cannot see them with naked eyes. But these particles can easily scatter a beam of light as observed in activity. The scattering of beam light, ठीक है, तो हम इन पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. हम इन्हें कैसे देख सकते हैं? टॉर्च से देख सकते हैं, फ़ोन की टॉर्च से देख लो आप, या किसी भी बीम ऑफ लाइट से देख लो. ठीक है, इसे क्या बोलेंगे जब हम इनके थ्रू लाइट पास करेंगे? दैट इज़ कॉल्ड टेंडल इफेक्ट. टेंडल इफेक्ट बोलेंगे या टेंडल बोल सकते हैं. ठीक है, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस इफेक्ट. तो टेंडल इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. सो स्टूडेंट्स, दोनों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. व्हाट इज़ द स्कैटरिंग ऑफ बीम इज़ नोन एज, और नेम द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड स्कैटरिंग ऑफ द बीम लाइट. Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. ठीक है, जब अभी जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो जब हम लाइक धूप में देखते हैं, नॉट इन एग्जैक्टली इन दिस वेदर, आई विल से लाइक इन विंटर्स, जब हम धूप में बैठते हैं रूम्स में अपने, हम देखते हैं ना कुछ लाइक समथिंग इज़ फ्लोटिंग इन द एयर, तो वो क्या होता है? कलेडियल्स होते हैं. ठीक है, एंड जैसे कि किसी मतलब डार्क रूम में किसी एक होल से लाइट पास ऑन हो रही है, तो वो जितने एरिया में लाइट होती है, तो उस लाइट में हमें कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स फ्लोट करते दिखते हैं, तो वो क्या है? कलेडियल्स. This happens due to scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. तो एयर में क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एंड स्मोक होते हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे से मिक्स हो जाते हैं हमें दिखते नहीं हैं. ठीक है, एंड वो हमें कैसे पता चलते हैं? बीम ऑफ लाइट से. लाइट आ रही होती है सन की, जो सन की रेज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रैक्शंस में से पास ऑन करके आती है, तो इसलिए हम वहाँ देख सकते हैं. ठीक है, वहाँ पर इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो एयर में वेपर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, मॉइस्चर भी होता है, एंड वहाँ हम अच्छे से देख सकते हैं कलेडियल इफ़ेक्ट को या टेंडल इफ़ेक्ट्स को. सो प्रॉपर्टीज़ हैं कलाइड की, that it is not homogeneous, it is heterogeneous in nature. ठीक है, heterogeneous मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, एंड हम इन्हें ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इसलिए ये नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते जब तक कि हम बीम ऑफ द लाइट वहाँ से पास नहीं करते हैं. ठीक है, एंड ये कलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट through it and make its path visible. ठीक है, वो इतने लाइक उनका साइज़ इस तरह का होता है कि उनके बीच में से बीम ऑफ लाइट एंड मेक द पाथ विजिबल. ठीक है, तो कलाइड्स क्या होते हैं कि इतना उनका साइज़ होता है कि लाइक उनके बीच में से जो बीम ऑफ लाइट होती है वो पास हो जाती है. ठीक है, एंड मोर ओवर जब हम इनमें कोई एक्शन नहीं करते, कोई फोर्स नहीं करते, या लाइक इनमें काइनेटिक एनर्जी हम एक्सेसिव फ्लो नहीं करते, तो भी ये क्या रहते हैं? अनडिस्टर्ब रहते हैं. ये फ्लोट करते ही रहते हैं एयर में, या जहाँ पर भी ये है, अगर वाटर में है तो वहाँ पर भी लाइक इनको कोई एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत नहीं है. सस्पेंशन में तो हमें काइनेटिक एनर्जी का फ्लो देना पड़ता था. ठीक है ना, अगर हमारे पास कोई स्पून है या स्टिक है, हमें उसके साथ में कुछ स्टेयरिंग करनी पड़ती थी, बीकर में घोलना पड़ता था बीकर में, तब वो लाइक पार्टिकल्स एक्टिव रहते थे, सेटल नहीं करते थे. बट यहाँ कलाइड में क्या है कि ये हमेशा एक्टिव ही रहने वाले हैं. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट कि सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, एंड वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के साथ वो सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है, हम वहाँ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को सेपरेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं एंड वो हम उन्हें फ़िल्टर नहीं कर सकते हैं. अगर हमें उन्हें अलग करना है तो उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन. ठीक है, दे कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, बट द स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कॉलिडियल पार्टिकल्स. ठीक है, तो कॉलिडियल पार्टिकल्स को अगर हमने सेपरेट करना है तो इनके लिए एक सेपरेट टेक्निक यूज़ की जाती है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, या सेंट्रीफ्यूगल एक्टिविटी बोलते हैं.
The components of a colloidal solution are disposed phase and the dispersion medium. ठीक है, तो दो तरह में रहते हैं हमारे colloidal solutions. एक रहता है dispersed phase and एक होता है dispersion medium. ठीक है, dispersed phase means कौन कौन सी चीज़ें scatter हो जाती हैं, medium means कहाँ होती हैं. The solute-like component or dispersed particles in a colloid form of the dispersed phase and the component in which dispersed phase is suspended is known as the dispensing medium. So this is what I have explained you. Colloidal are classified according to the state. तो colloidal को हम उनके state के according ही classify करते हैं, solid, liquid और gas. ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल्स यहाँ इस टेबल में है. तो हमारा डिस्पोज्ड फेज़ क्या होगा, लिक्विड जब वो मीडियम में जाएगा अपने गैस पे. ठीक है ना, जब लिक्विड एंड गैस को हम कोलाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एसिरोल बन जाएगा. इसके सबसे अच्छे एग्जांपल क्या है, फॉग, क्लाउड, मिस्ट. ठीक है ना, कैसे फॉग, क्लाउड, मिस्ट, ये किस तरह एग्जांपल बनती है हमारी कोलाइड की. देखो फॉग में लिक्विड क्या रहता है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो इवेपोरेट हुए हैं. ठीक है, अब गैस क्या, गैस तो हर जगह ही प्रेजेंट है. ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि ये क्या करते हैं, गैस में फ्लोट करते हैं. ठीक है, क्लाउड्स भी, क्लाउड्स क्या होते हैं, एक तरह का गैस होती है जिसमें पानी ट्रेवल करता है, सो एज द मिस्ट. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, लिक्विड गैस, एसिरोल, स्मोक, ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट. अगर आप देखो लाइक जहाँ पे ऑटोमोबाइल्स का इग्निशन होता है, जहाँ से धुआं बाहर आता है, जब वो लाइक ठंडा हो जाए तो वहाँ टच करके देखना, आपको लगेगा एक लिक्विड सोल्यूशन है वहाँ पर. तो वो क्या है, एक तरह से एसिरोल ही है, वहाँ लिक्विड एंड गैस का मिक्सचर होता है. ठीक है, गैस, लिक्विड, फोम. ठीक है, शेविंग फोम. ठीक है, शेविंग फोम कर लो आप. अगर एग खाते हो तो देखो कभी कभार एग वाइट को अगर आप बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा ब्रिस्कली काइनेटिक फोर्स यूज़ करते हो, उसे विस्क करते हो, तो वो भी बहुत फ्रॉथी बन जाता है. कैसे कि एक लिक्विड में क्या आ जाती है, गैस आ जाती है या एयर आ जाती है. ठीक है, लिक्विड मिल्क, फेस क्रीम. ठीक है, अब फेस क्रीम आप यूज़ करते हो, उसमें कितना कुछ उन्होंने मिक्स किया होता है, कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत सारे लिक्विड्स का मिक्सचर बना दिया. मिल्क एज वेल, फाइन. एंड लिक्विड सॉलिड या दैट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड. ठीक है, लिक्विड एंड सॉलिड. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी रुकते हैं, मड समझो, मिट्टी में जब आपने पानी डाल दिया तो कितनी वो मॉइस्टी सी हो जाती है. देखो पानी उसमें डिज़ोल्व नहीं होता है. ठीक है ना, अब तक की जितनी भी एग्जांपल्स मैंने अभी आपको बताई हैं उन सब में जो अगर हम लिक्विड को ही लेकर चलते हैं तो वो मिक्स नहीं होता है, वो अपनी एक्टिविटी नहीं छोड़ता है. ठीक है, वो क्या करता है, एक फॉर्म चेंज कर देता है अपनी. ठीक है, उसकी एक्टिविटी वही रहती है कि वो लिक्विड है, लिक्विड ही रहने वाला है. देखो क्लाउड्स रहते हैं, पानी रहता है, वो क्या करते हैं, शार कर देते हैं, रेन कर देते हैं, पानी इज़ आउट. सो एज फॉग, जैसे ही टेम्परेचर रेज होता है पानी इवेपोरेट हो जाता है. स्मोक, जैसे ही टेम्परेचर रेज होता है स्मोक भी वैनिश हो जाता है. शेविंग क्रीम, जैसे ही पानी के साथ मिलती है शेविंग क्रीम चली जाती है. ठीक है, मिल्क, जैसे हम बॉईल करते हैं टेम्परेचर चेंज करते हैं सब कुछ मिक्स हो जाता है. ठीक है, सो गैस, सॉलिड, फोम, रबिट, स्पॉन्ज. ठीक है, देन इज़ लिक्विड सॉलिड, जेल. हम लोग जेली खाते हैं ना, तो लिक्विड एंड सॉलिड को वहाँ मिक्स किया जाता है. चीज़, बटर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल. चीज़ हम पनीर भी यहाँ बोल सकते हैं. ठीक है, सो लास्ट इज सॉलिड, दैट इज़ सॉलिड सॉल, कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास. सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर. ठीक है, तो अब हम किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे अलग करेंगे. स्टूडेंट्स, हेयर कंपोनेंट्स कैन बी लिक्विड, कैन बी सॉलिड. ठीक है, वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर. ठीक है, ये हमने बिगिनिंग में किया था कि हमारे लिए प्योर क्या होती है, जिस चीज़ में एडल्ट्रेशन ना हो, मिक्सिंग ना हुई हो या किसी केमिकल का मिलावट ना हुआ हो. बट साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट के लिए ये होता है कि उसमें कितने केमिकल्स यूज़ किए गए हैं. केमिकल्स जो अगर यूज़ किए गए हैं तो उनकी डिग्री कैसे है. अगर तो उनकी डिग्री एडिक्वेट है तो वो साइंटिस्ट के लिए प्योर है. अगर उनकी डिग्री में कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या है, इम्प्योर है. तो हमारी लैंग्वेज या हमारी थिंकिंग और साइंटिस्ट की थिंकिंग में बहुत डिफरेंस है. क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें एक साइंटिस्ट की थिंकिंग से ही सब करना पड़ेगा.
डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। ठीक है, बहुत अलग अलग तरह के मेथड यूज़ किए जाते हैं। अभी हमने दो पढ़े हैं, फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रिफिकेशन। सो सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज़ द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। सो सेपरेशन से होता क्या है, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हमने किसी पर्टिकुलर चीज़ को या पर्टिकुलर किसी भी पार्टिकल को कैसे स्टडी करना है, वो किस तरह से बना है। अगर हम किसी सोल्यूशन की भी बात करते हैं तो हमें उसके कंपोनेंट्स पता चल जाएंगे, उसमें कितने कितने पार्टिकल्स हैं या उनके इंग्रेडिएंट्स पता चल जाएंगे। Heterogeneous mixture can be separated into their respective constituents by simply physical method। तो अगर हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमने वो इस तरह से सेपरेट करना है। अगर हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो अगर हम उसमें फ़िज़िकल फोर्स यूज़ कर रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, हैंड पिकिंग, हाथ से उठा सकते हैं। जैसे कि हम जिसको छांटना बोलते हैं, सब्ज़ी लेने जाते हैं तो वहाँ हम अपने हिसाब से सब्ज़ी लेते हैं ना, तो वो हो गया हैंड पिकिंग। सीविंग हो गया, जैसे हम आटा छानते हैं वो छन्नी के साथ में। ठीक है, जो चीज़ उस छन्नी से बाहर आ रही है वो हम उसको यूज़ करते हैं डो के लिए। जो छन्नी में रह जाते हैं या तो हम उसे थ्रो कर देते हैं या हम पंचों को डाल देते हैं। तो व्हाट इज़ दैट, ये हो गया सीविंग। लास्ट इज़ फिल्ट्रेशन। ठीक है, सबके घर में फिल्टर्स हैं तो दैट थिंग इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन, दैट वी यूज़ इन अ डे टू डे लाइफ। तो ये हम नॉर्मली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स हैव बीन यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो कभी कभार कह रहे हैं कि हम स्पेशल टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने कोलाइडल के लिए भी पढ़ा है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सो ये कुछ आइडियाज़ इन्होंने दिए हैं हमें कि किस तरह से हम कंपोनेंट्स की सेपरेशन कर सकते हैं। टॉपिक इज़ हाउ वी कैन ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। ठीक है, कि हम कलर्ड कंपोनेंट्स कैसे ला सकते हैं ब्लू एंड ब्लैक इंक से। सिंपली डाई करके। डाई तो सबने देखा ही होता है ना, कैसे पानी बॉईल करते हैं, उसमें कलर थोड़ा डालते हैं, एक डिग्री सेट करते हैं कि लाइक 1 लीटर पानी में कितनी हमने कलर या कितना डाई यूज़ करना है। फिर उसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो हम क्लोथ यूज़ कर रहे हैं, फैब्रिक जो यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसे है, कॉटन है, प्योर है, लाइक शिफॉन का है, सिंथेटिक है, किस तरह का है वो। ठीक है, या मिक्स है। तो उस हिसाब से उस कैलकुलेशन के साथ में हम उस पर्टिकुलर फैब्रिक को डिप करके रखते हैं पानी में, कलर्ड पानी में, कि कितनी देर उसको पानी में रखना है ताकि उसमें रंग आ जाए। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं डाई के टाइम पे। एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.4, फिल हाफ अ बीकर विद वाटर। सो किसी भी एक बीकर को हमने आधा भर लेना पानी के साथ में। पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। ठीक है, वॉच ग्लास क्या होती है, लाइक वो हमें ये बताती है कि बीकर के अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर कितना बन रहा है। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वाटर ग्लास। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। वी डू नॉट वॉन्ट टू हीट द इंक डायरेक्टली, यू विल सी द इवेपोरेशन विल टेक प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। ठीक है, तो वॉच ग्लास से हमें स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू रॉन्ग थिंग। वॉच ग्लास है, आई थॉट दैट इज़ अ थर्मामीटर। वॉच ग्लास क्या करता है, हमें बताता है कि किस तरह की एक्टिविटी उस बीकर में चल रही है। ठीक है, कंटिन्यूइंग हीटिंग एज evaporation goes on and stop heating when you do not see any further change on the watch glass. Observe carefully and record your observation. So watch glass में क्या होगा, like it is like a lid. ठीक है, जिस तरह का हमारा ढक्कन होता है उस तरह का होता है वॉच ग्लास। तो ऑब्वियस सी ही बात है, अगर हम इस एक्टिविटी को अगर साइड रखते हैं, अगर हम अपने मम्मा को कुकिंग करते देखते हैं तो नॉर्मली हम या तो प्लेट दे देते हैं, प्लेट के साथ में कोई भी कढ़ाई या जिस कंटेनर में हम कुकिंग कर रहे हैं तो प्लेट के साथ कवर कर देते हैं, या आजकल ग्लास लिड्स भी आ गए हैं तो ग्लास लिड के साथ कवर कर देते हैं। ठीक है, तो जब वो कुकिंग हो जाती है तो हम लाइक सब्ज़ी को या जो भी हमने कुक किया उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। नॉर्मली हम कौन सा कलर यूज़ करते हैं वेजिटेबल्स में, वो है येलो, दैट इज़ टर्मरिक कलर। तो हमने कभी नोटिस किया होगा कि जो हमारी जो कवर्ड प्लेट या कवर्ड लिड है, वो जो ढक्कन है, उसके साइड्स पे येलो कलर कलेक्ट हो जाता है। वो येलो कलर कहाँ से आता है, वो कहाँ से आता है, हमारी वेजिटेबल से आता है जो हमने कुक करी है। तो यहाँ पर भी यही है, हमने ये देखना है कि बीकर में जो पानी हमने हीट किया है उसकी इवेपोरेशन प्रोसेस के साथ में जो हमने वॉच ग्लास रखा है उसके ऊपर, वहाँ पर किस तरह का वाटर कलेक्ट हुआ है। फाइन, सो दिस इज़ द एक्टिविटी।
इंक है वो डायरेक्ट पानी में बॉईल नहीं करी है, हमने कब इंक यूज़ करी है, जब हमारा पानी थोड़ा बॉईल होने लग जाएगा। ठीक है, तो हमने जैसे इंक डाली, क्योंकि उसका जो प्लेटफॉर्म था इंक का वो बहुत वार्म था। ठीक है, जहाँ पर इंक हमारे ड्रॉपलेट्स जहाँ पर फॉल किए या जहाँ स्टॉप किए वहाँ की जो टेम्परेचर था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली उसी टाइम जो इंक पार्टिकल्स थे उनका टेम्परेचर चेंज हो गया और वो इवेपोरेट हो गए। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्यूट था यहाँ पर क्या था, डाई था। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या था, वाटर था। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा सॉल्यूट था वो क्या हुआ, इवेपोरेट हो गया। ठीक है, तो यही वही सब्जी वाली एग्जाम्पल है यहाँ पर कि हम जब जैसे लिड देखते हैं तो लिड के साइड पर येलो कलर कलेक्ट होता है, वो क्या होता है, टर्मरिक होता है। सो यहाँ पर आप बहुत अच्छी एग्जाम्पल दे सकते हैं। The example you can quote here is that example here of the vegetable cooking that turmeric color or yellow color collects at the boundaries of the lid or plate. वेरी इजी टॉपिक जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल करते हैं इस चीज़ का, दैट हाउ वी कैन सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक है, क्रीम फ्रॉम मिल्क यानी कि हम दूध से मलाई कैसे इकट्ठा करते हैं। तो ये तो सबको ही पता है, दूध हम बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद में उसको रूम टेम्परेचर तक कूल करते हैं। जब वो कूल हो जाता है देन हम उसका टेम्परेचर और कम कर देते हैं, हम उसको फ्रिज में शिफ्ट कर देते हैं। जब वो फ्रिज में शिफ्ट हो जाता है तो धीरे धीरे जो क्रीम होती है वो ऊपर आ जाती है एंड वो सॉलिडिफाई हो जाती है। Nowadays, we get full cream toned and double toned variety of milk packed in poly packs or tetra packs in the market. These variety of milk contain different amount of fat. तो ये अलग अलग तरह के पैकेट्स आजकल अवेलेबल है मार्केट में। फुल फैट होता है, टोन्ड होता है, डबल टोन्ड होता है, स्किम्ड होता है। स्किम्ड में तो जो क्रीम लेवल होता है दैट इज़ 1.7%। ठीक है, सो हर एक तरह के पैकेट्स अवेलेबल हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो एक्टिविटी है जो हम रोज़ करते हैं। ठीक है, टेक सम फुल क्रीम in a test tube, centrifugate it by using centrifugation machine for the 2 minutes. If its centrifugation machine is not available in the school, you can do the activity by home using the milk churner used in kitchen. If you have milk dairy nearby, visit it and ask how they separate milk from how they separate cream from milk, how they make paneer from milk. So this is the answer. Sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through the filtration paper. For such particles, the filtration technique cannot be used for the separation. Such mixture can be separated by centrifugation. The principle of that the denser particles are forced to bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly. तो अच्छा, अगर आपको अपना ट्रेडिशन याद है तो हम लोगों ने काफ़ी पंजाबी मूवीज़ में भी देखा होता है कि लेडीज़ नीचे ज़मीन पर बैठ के घड़े में कुछ दे आर यू मूविंग स्टिक इनटू दैट घड़ा। तो व्हाट इज़ दैट? ठीक है, उससे क्या होता है, वो बटर बनाते हैं। ठीक है ना, जिसको हम घर का मक्खन बोलते हैं। किस तरह बनाते हैं, वो जो सार क्रीम होती है, जब क्रीम कलेक्ट हो जाती है, खट्टी हो जाती है, सार हो जाती है, तो वो एक अर्दन पॉट में कलेक्ट करते रहते हैं एंड जब वो अर्दन पॉट उनके अकॉर्डिंगली उनकी एप्रोप्रिएंसी में आ जाता है तो वो क्या करते हैं, स्पन करते हैं, उसको रैपिडली मूव करते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगेन यहाँ पर कौन सी फोर्स यूज़ हो रही है, काइनेटिक एनर्जी यूज़ हो रही है। क्या होता है, जो हमारा बटर होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है जी के साथ में मिल्क का सेपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नोज़ल हैं, आप देख रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। जस्ट अ सेकेंड, 2 नोज़ल, वन इज़ हेयर एंड अनदर इज़ हेयर। फाइन, सो ये 2 नोज़ल्स हैं, 1 and 2। फाइन, सो ये 2 नोज़ल से क्या होगा, एक तरफ हमारा स्किम्ड मिल्क होगा यानी कि फैट फ्री मिल्क होगा, एक तरफ होगा हमारा टोन्ड मिल्क, डिपेंडिंग अपॉन द कंसिस्टेंसी। ठीक है, so here the video goes. So this is the thing, they are advertising the product here,
सी यहाँ पर बहुत सारे चैम्बर्स होंगे, इन चैम्बर्स में क्या होगी, बहुत सारी होल्स होंगी सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम अपना मिल्क को क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जहाँ प्रोडक्ट इनलेट लिखा है यहाँ से हम अपना मिल्क पोर करेंगे, ठीक है। एंड धीरे धीरे हमारे पास एक लेवर होगा जिससे हम अपना मिल्क रोटेट करेंगे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ क्या होगा कि ये जो हैवियर पार्टिकल्स हैं उसे क्या होगा, बाहर भेज देगा, और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो सेंटर में ही रहेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बेसिक एक्शन यही होता है कि वो लाइटर पार्टिकल्स को अंदर रखे और जो हैवियर पार्टिकल्स है उन्हें बाहर भेज दे। You can well see in the image the yellow is the lighter one and the orange is the heavier one, ठीक है। जहाँ पर ये ब्लैक स्पेस है ये क्या है, सॉलिड होल्डिंग स्पेस है। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, ये बाहर जाएगा। इस प्रोसेस को काफ़ी टाइम लगता है। अब ये अपने अपने नोजल्स के थ्रू बाहर चला जाएगा। सो जो लाइटर है वो ऊपर जाएगा एंड जो हैवियर है वो नीचे वाली नोजल से निकलेगा बाहर। फाइन। सो इस तरह से ये वर्क करता है एंड दिस इज़ हाउ इट विल गो। और इसी तरह से जो हम मिल्क एंड क्रीम को सेपरेट करते हैं फैक्ट्रीज़ में भी।